नोटबुक आईएएस संस्थान में आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत है। हम लोग उत्तर प्रदेश आरओ 2023 क्रैश कोर्स की श्रृंखला में बातचीत कर रहे थे और इस श्रृंखला में हम लोग जीएस से संबंधित पॉलिटी विषय पर स्पेशल बातचीत कर रहे थे। पॉलिटी विषय में अगर देखा जाए तो जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था सरकार से संबंधित, और सरकार से संबंधित लगभग मैंने केंद्र सरकार आपको कंप्लीट कर चुका है। राज्य सरकार में विधायिका से संबंधित मुद्दों को आज पढ़ा के राज्य सरकार को भी मैं आज ही कंप्लीट करने वाला हूं। तो वीडियो के साथ लगे रहिएगा। और मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये क्रैश कोर्स चल रहा है, इसमें चीज़ों को केवल और केवल रिवीजन करने से ताल्लुकात इस वीडियो का इंटेंशन है। बाकी हम लोगों की डिटेल की वीडियो आएगी, वहाँ पे मैं हर बातों को बेसब्री के साथ समझाने की आपको कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसे मेरी क्लास कंप्लीट हो जाती है तो पॉलिटी में अभी तक आरओ में जितने सारे प्रीवियस ईयर सवाल पूछे गए हैं और उसके अलावा कुछ संभावित सवाल क्या हो सकते हैं उसका मैं यहाँ पे पूरा डिस्कशन कराऊंगा। और जो डिस्कशन हमारा होगा प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न पे जो हम डिस्कशन कराएंगे उसमें से देखिएगा सारे सवाल आपके क्लास से ही संबद्ध होंगे। तो क्लास के साथ लगे रहिएगा, नोटबुक आप बनाते चलिएगा। और जो कोई भी आपको समस्याएं होंगे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी विधिवत क्लास के साथ जब हम लोग कंप्लीट क्लास के साथ आएंगे तो हर मुद्दों को हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो हम लोगों की जो आज की क्लास है उसको अगर 1 मिनट में आपका समय लेता हूं और मैं आपको बताता हूं कि हम आपको क्या पढ़ा रहे थे। हम आपको सरकार टॉपिक पढ़ा रहे थे, सरकार टॉपिक। और सरकार पढ़ाने के लिए मैंने आपको बताया था कि इसके 3 अंग होते हैं। एक विधायिका होता है, एक कार्यपालिका होता है और एक जो होता है उसको हम लोग कहते हैं न्यायपालिका कहते हैं। यही सरकार के 3 अंग हैं और इन्हीं 3 अंगों के माध्यम से सरकार अपने कर्तव्य का निर्वहन करती है। तो विधायिका को भी 2 रूपों में हम लोग देखते हैं, एक केंद्र में देखते हैं और एक राज्य में देखते हैं। केंद्र की जो विधायिका उसको हम प्यार से संसद कहते हैं, संसद। और राज्य की विधायिका को हम लोग राज्य विधान मंडल कहते हैं, राज्य विधान मंडल। ये चार्ट मैं और डिटेल में बना करके आपको पहली क्लास जब लिया होगा गवर्नमेंट का तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वीडियो खोलिएगा, जहां सरकार की पहली क्लास लिया हूँ वहाँ और डिटेल से समझाया हूँ। यहाँ मैं केवल आपको रूबरू करा रहा हूँ कि मैं क्या क्या पढ़ा चुका हूँ। कार्यपालिका को भी देखा जाए तो ये 2 रूपों में है, एक केंद्र में दिखाई देता है और एक राज्य में दिखाई देता है। केंद्र में जो दिखाई देता है इसमें मैंने आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, पीएम और कई महान न्यायवादी ऐसे तमाम सारे मुद्दों पे बातचीत किया। यहाँ पे राज्यपाल के बारे में बातचीत किया, मंत्रिपरिषद, सीएम के बारे में बातचीत किया, महाधिवक्ता। और इसी के साथ मैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को भी पढ़ाने की कोशिश किया हूँ, यानी कि पंचायती राज और नगर पालिकाओं के बारे में। तो हम आपको अभी तक क्लास जो दिए हैं वो मैं आपको मेरा बताने का बस ये मकसद है कि विधायिका में मैंने ये वाला पोर्शन आपको कंप्लीट दे चुका है। चार्ट तो मैंने विधिवत से आपको बना के दिया था। कार्यपालिका में मैंने ये कार्यपालिका, केंद्र की कार्यपालिका, केंद्र की विधायिका, ये दोनों बता चुका हूँ। फिर उसके बाद देखा जाए तो राज्य की जो कार्यपालिका है ये मैं पढ़ा चुका हूँ, आपको ये पढ़ा चुका हूँ, राज्य की कार्यपालिका पढ़ा चुका हूँ। आज जिस पे हम मुद्दा पे बातचीत करने चल रहे हैं वो है राज्य की विधायिका। इसी को हम आज पढ़ाने वाले हैं, इसी को मैं आज पढ़ाने वाला हूँ। तो हमारे 2 अंग पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। बचेगा न्यायपालिका तो मैं आपको एक क्लास लेके आऊँगा जहाँ सुप्रीम कोर्ट पढ़ा दूंगा, उसी में हाई कोर्ट से संबंधित बातों को रिवीजन करा दूंगा और साथ ही साथ उसी में लोअर कोर्ट की भी बातों को मैं रिवीजन कराऊंगा। तो एक क्लास ये लेने वाला हूँ आज मैं। इसके बाद जो मेरी क्लास आएगी ये तो कंप्लीट मेरा गवर्नमेंट टॉपिक हो जाएगा, जिसमें मेरा रिवीजन का जो इंटेंशन था वो कंप्लीट कर दूंगा। तो मैं सीधे चलता हूँ राज्य विधायिका के पास। राज्य विधायिका जिसको बड़े प्यार से हम लोग विधान मंडल के नाम से जानते हैं। तो हेडिंग आप लोग हमारे साथ डाल लीजिएगा। हम लोग पढ़ने चल रहे हैं राज्य विधायिका। राज्य विधायिका, ये जो राज्य विधायिका है इसको बड़े प्यार से हम लोग एक और नाम से जानते हैं और वो कहते हैं राज्य विधान मंडल। राज्य विधान मंडल के नाम से जानते हैं। अगर हम बातचीत करें राज्य विधान मंडल की तो राज्य विधान मंडल को भी जैसे संसद पढ़ाए थे उसी तरह से हुबहू यहाँ पर भी बातचीत होने वाली है।
राज्य विधानमंडल के अगर आपसे कोई पूछेगा कितने सदन हैं तो आप कहिएगा 2 सदन हैं, लेकिन वहीं पे अगर आपसे कोई पूछेगा राज्य विधानमंडल के कितने अंग हैं तो आप कहिएगा 3 अंग हैं। कौन कौन अंग होंगे? एक होता है राज्यपाल, एक होता है राज्यपाल, दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं विधान परिषद, विधान परिषद, और तीसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं विधान सभा कहते हैं। ये जरूरी नहीं है हर राज्य में हो, जरूरी नहीं है हर राज्य में हो, तो अभी इसका भी मैं प्रावधान आपको बता रहा हूँ। ये विधायिका जो होता है, सदन तो 2 ही हैं, राज्य विधानमंडल के सदन केवल 2 ही हैं, एक विधान परिषद और एक विधान सभा। कुछ कुछ राज्यों में विधान परिषद नहीं है, कहीं कहीं विधान परिषद दिखाई देते हैं। लेकिन ये जो विधायिका जो है, इस विधायिका का केवल और केवल काम होता है विधेयक को तैयार करना। विधेयक तैयार करता है, और जब विधेयक तैयार कर देता है तो ये विधेयक जो होता है ये कानून का रूप नहीं लिया रहता। कानून का रूप तब लेता है जब कार्यपालिका उस पर मोहर मार देता है, और यही कार्यपालिका उस कानून को लागू करवाने का काम करता है। तो हम लोग इसमें से इसके बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं कार्यपालिका में ही। आज हम लोगों की जो मेन टॉपिक चलने वाली है वो विधानसभा और विधान परिषद से संबंधित है। विधानसभा और विधान परिषद से अगर भारतीय संविधान के अनुच्छेदों की बातचीत करें तो हम 168 इसका है, 169 इसका है, 170 इसका है विधानसभा का, और ये तो मैं आपको 153 पहले ही पढ़ा चुका हूँ राज्यपाल का। तो हम चल रहे हैं आपको सीधे लेकर के कहाँ पर? राज्य विधानमंडल, जहाँ हम लोग चर्चा करेंगे विधान परिषद और विधानसभा से संबंधित मुद्दों पे हम लोग चल रहे हैं चर्चा करने के लिए। तो उससे पहले मैं आपको एक बात ये बता दूं, अभी हमने कहा आपसे कि जो विधान परिषद है वो हर राज्यों में दिखाई नहीं देता है, कुछ ही राज्य में दिखाई देते हैं। विधानसभा तो लगभग हर राज्यों में है, कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में भी है, लेकिन विधान परिषद हर जगहों पे दिखाई नहीं देते हैं। तो विधान परिषद अगर आज की स्थिति में देखा जाए, वर्तमान परिस्थिति में देखा जाए, तो जो हमारे राज्य विधानमंडल हैं वो केवल और केवल 6 जगह ही द्विसदनी विधायिका के रूप में दिखाई देते हैं। वो 6 जगह जो द्विसदनी विधायिका के रूप में दिखाई देते हैं, वो 6 जगह कौन कौन से हैं? तो अगर हम भारत को रख लेते हैं, अपने भारत देश को रख लेते हैं, सपोज करिए कि यहाँ पर हमारा एक प्यारा सा देश है भारत। मैं आपको थोड़ा सा और बातों को समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करिए यहाँ हमारा देश है भारत, इसको थोड़ा इरेज करते हैं हम लोग, और इसको समझने की आप हमारे साथ ही कोशिश करिएगा समझने की। ये सपोज करिए हमारा भारत, तो कौन से वो 6 जगह हैं जहाँ विधानसभा विधान परिषद दोनों हैं? तो उन 6 जगहों का मैं नाम आपको लिख देता हूँ। यहाँ पे आइएगा उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे आइएगा बिहार। यूपी में जो है यहाँ पे है, बिहार में आइएगा यहाँ पर है, 2 जगह हुए। इधर आइएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा महाराष्ट्र, यहाँ मिलेगा महाराष्ट्र, तो यहाँ पर भी आपको विधान परिषद मिलेगी। फिर आ जाइएगा नीचे केरला के ऊपर आ जाइएगा, कर्नाटका, केरला के ऊपर, यहाँ कर्नाटका के पास आ जाइएगा, थोड़ा और ये ऊपर रहेगा, थोड़ा और नीचे एकदम केरला है, नीचे केरला है। फिर इधर आ जाइएगा, इधर यहाँ हम लोगों को मिलेगा आंध्र प्रदेश, यहाँ मिल जाएगा आंध्र प्रदेश मिलेगा। और बीच में आ जाइएगा, बीच में हम लोगों को मिलेगा तेलंगाना। ये 6 जगह जो हैं यहाँ पे विधान परिषद और है। विधानसभा तो सब जगहों पे है, लेकिन विधान परिषद केवल इन्हीं 6 जगहों पे है। यानी कि 6 राज्यों में केवल विधान परिषद, 6 राज्यों में केवल विधान परिषद है, केवल विधान परिषद दिखाई देता है, विधान परिषद दिखाई देता है। 6 राज्यों में केवल विधान परिषद दिखाई देता है। बाकी जो राज्य बचे हैं वहाँ केवल विधानसभा है, केवल विधानसभा है। और ये 6 राज्य जो हैं जहाँ केवल विधान परिषद हैं, अगर इनकी बात करें तो ये मत सोचिएगा विधान परिषद केवल दिखाई देता है, लेकिन सदनों की बात करें तो यहाँ 6 राज्यों में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो भारत के 6 ऐसे राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जहाँ पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद हैं। बाकी बचे जितने राज्य हैं वहाँ केवल और केवल विधानसभा है। ये बात आपको याद रखना है। जो हमारे भारत, प्यारा देश भारत, इसके शीर्ष शिखर पे जो ये क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र जो है, पहले ये जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र था, पहले अभी 35A और 370 संशोधन, 35 से समाप्ति 370 संशोधन के पहले की बात करता हूँ, तो जब जम्मू कश्मीर था यहाँ पर भी विधान परिषद था, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे अगर देखा जाए
तो 1957 में यहाँ विधान परिषद का गठन हुआ था जम्मू कश्मीर में। 1957 में यहाँ पे विधान परिषद बना और ये विधान परिषद चला था 2019 में, 2019 तक चला है। 2019 में संशोधन करती है हमारी सरकार और 2019 में जम्मू कश्मीर की जो विधान परिषद थी, यहाँ के विधान परिषद को क्या किया जाता है, यहाँ की जो विधान परिषद को समाप्त कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। तो ये भी बात आप हाथ लगे याद रखिएगा, समाप्त कर दिया जाता है। और 1957 से 2019 तक यहाँ विधान परिषद दिखाई देते हैं। तो विधान परिषद के बारे में कुछ मूलभूत चीज़ें यहाँ से सवाल आपके आ सकते हैं, तो इस बात को भी आप यहीं पे जानते चलिएगा। जब यहाँ विधान परिषद थे तो उस समय अगर देखा जाए विधान परिषद के सीटों की संख्या, तो जो हमारा जम्मू कश्मीर था यहाँ टोटल 36 सीटें थी विधान परिषद की, 36 सीटें उस समय थी। लेकिन वर्तमान में है नहीं, वर्तमान में केवल महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, बिहार में और यूपी में यहाँ पे विधान परिषद नहीं है। यहाँ पे विधान परिषद 1957 से 2019 तक ही केवल दिखाई देता है। तो इतनी सारी बातें तो आप पृष्ठभूमि के तौर तरीके पे याद रखिएगा। बाकी इसके अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ एक एक चीज़ समझाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो हमारा आज का टॉपिक है राज्य विधानमंडल, इसमें हमें विधान परिषद पढ़ना है और विधानसभा पढ़ना। अभी मैंने केवल ये बताया आपको कि राज्य विधानमंडल जो है कुछ राज्यों में द्विसदनी विधायिका है, बाकी जगहों पे एक सदनी विधायिका ही है। एक सदनी मतलब केवल विधानसभा। तो जो द्विसदनी विधायिका कुछ राज्यों में दिखाई देते हैं वो कौन कौन से राज्य हैं, तो वो बस आप याद रखिएगा। इन जगहों पे 6 जगहों पे केवल और केवल, यही 6 जगहों पे केवल और केवल विधान परिषद और विधानसभा दोनों दिखाई देंगे। बाकी सारे जगहों पे नहीं दिखाई देंगे, केवल विधानसभा दिखाई देंगे। और जम्मू कश्मीर में था तो वो 2019 में हट चुका है, 36 सीटों की विधान परिषद वहाँ चल रही थी। अब हम लोग इसमें पहले क्या पढ़ेंगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे विधान परिषद। जब ये पढ़ा देंगे तब हम आपको सरसरी निगाह से बताएंगे विधानसभा। तो आप हेडिंग क्या डालेंगे, आप हेडिंग डालेंगे पहले विधान परिषद को हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले विधान परिषद को हम लोग देखते हैं, इसके बारे में क्या व्यवस्थाएं हैं। हम लोग रिवीजन के उद्देश्य से केवल पढ़ेंगे, केवल और केवल रिवीजन के उद्देश्य से। तो विधान परिषद में सबसे पहली बात तो ये हम लोगों को आएगा कि ये विधान परिषद जब कुछ ही जगहों पे है, कुछ जगहों पे नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसको बनाया या बिगाड़ा जाता होगा, यानी कि इसका सृजन और उत्साधन किया जाता होगा। तो सबसे पहली बात इसमें क्या जाना जाएगा, सृजन और उत्साधन इसका कैसे होता है। उत्साधन यानी कि संविधान का अनुच्छेद 169 हम लोग पहले पढ़ेंगे। तो इसमें ये कहा गया है, मैं बोल दे रहा हूँ उसको समझिएगा आप, रिवीजन के लिए बस समझते चलिए। ये कहा गया है कि जिस राज्य में विधान परिषद है या जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है, बात समझिएगा, जहाँ विधान परिषद है या जहाँ विधान परिषद नहीं है, अगर जहाँ है वहाँ से हटाना हो या जहाँ नहीं है वहाँ लाना हो, तो कैसे हटेगा, कैसे आएगा। तो इसके लिए संविधान में एक छोटा सा प्रावधान है, सिंपल मेजोरिटी, साधारण विधेयक के प्रावधान। और वो प्रावधान ये है कि जिस राज्य में विधान परिषद को लाना है उस राज्य की विधानसभा जो होगी, वो राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्य संख्या का बहुमत पहले साबित करेगी और उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत पारित करेगी। जैसे हम समझिएगा, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में आज विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं यूपी विधानसभा और यहाँ लिख लेते हैं यूपी विधान परिषद। तो ये कहा गया है कि जिस राज्य में विधान परिषद है, मान लीजिए अभी विधान परिषद यहाँ है, इसको अब हटाना है, तो ये क्या करेगा, ये विधानसभा ये करेगा अपने कुल सदस्य संख्या का यानी कि जितना इसका सदस्य संख्या होगा, कुल सदस्य संख्या का पहले बहुमत लाएगा, बहुमत यानी कि 50% +1 ये लाएगा। उसके बाद उपस्थित और मतदान करने वाले, उपस्थित प्लस मतदान वाले जो सदस्य होंगे उसका 2/3 बहुमत ये साबित करेगा। और जब ये साबित कर लेगा तो ये प्रस्ताव भेजेगा किसके पास, संसद के पास। और संसद के पास जब जाएगा तो संसद भी यही काम करेगा, पहले ये करेगा फिर ये करेगा। और जब संसद ये दोनों फंडा अपने पास पूरा कर लेगा तब इस विधान परिषद को क्या करेगा, समाप्त कर दिया जाएगा। अब मान लीजिए समाप्त हो गया,
अब उत्तर प्रदेश को लग रहा बाद में, अब मान लीजिए समाप्त हो गए, अब लग रहा है कि हम बाद में हमें विधान परिषद चाहिए, क्या करेगा? फिर वही काम करेगा विधानसभा, पहले ये करेगा फिर ये करेगा, सदस्य संख्या का बहुमत और 2/3 बहुमत, फिर संसद के पास भेजेगा, फिर संसद अपनी ये कोरम पूरा करेगा, फिर कहेगा इजाजत देगा कि आप बना लीजिए, फिर यहाँ बन जाएगा। यानी जिस राज्य में विधान परिषद है वहाँ से हटाने के लिए उस राज्य विधानसभा का बहुमत प्लस उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से अगर पारित संकल्प संसद के पास जाता तो संसद क्या करेगा? उपरोक्त प्रक्रिया को पालन करते हुए विधान परिषद को बनाने या बिगाड़ने की इजाजत दे देगा। अगर है तो हटा दीजिए, नहीं है तो बना लीजिए। ये है संविधान का अनुच्छेद 169 सृजन और उत्साह। तो ये बात आपको समझना सबसे पहले, क्योंकि ये 6वें राज्य में अगर कोई 7वां राज्य चाहता है बनाने के लिए, मान लीजिए 6 राज्य जो मैंने कहा आपको, अभी मैंने आपको यहाँ बताया है कि 6 राज्य के पास है। इसके अलावा अगर मान लीजिए एमपी को बनाना है, एमपी जब विधेयक लाया भी था, एमपी को बनाना है, क्या करेगा? एमपी कह रहा है हमें विधान परिषद चाहिए भैया, तो कहेगा संसद कहेगा ठीक है बेटा कोई बात नहीं, तुमको विधान परिषद चाहिए तो तुम क्या करो, पहले अपने विधानसभा में ये प्रक्रिया पूरा करो, फिर ये करो हमको दो, फिर हम अपने लोकसभा राज्यसभा में वो प्रक्रिया पूरा करेंगे, उसके बाद ये प्रक्रिया पूरा करेंगे, उसके बाद तुम अपने यहाँ विधान परिषद बना लेना। सिंपल सी बात। कहेगा नहीं बन गया, आप कहेगा नहीं हमें हटाना है भैया, कहेगा ठीक है बेटा कोई बात नहीं हटाना है, तो फिर कहेगा एमपी विधानसभा से कि तुम पहले अपने सदन में ये प्रक्रिया पूरा करो विधानसभा में, फिर हमको दो, फिर हम ये प्रक्रिया पूरा करेंगे, फिर तुम अपना विधान परिषद को हटा लेना। करेक्ट। अब आगे चलते हैं हम लोग, रिवीजन बस करते चलिए, केवल और केवल रिवीजन करवा रहा हूँ मैं आपको। दूसरी बात विधान परिषद की दूसरी बात, इसकी संरचना और गठन। दूसरी बात हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसकी संरचना और इसके गठन से संबंधित बातों पे देखेंगे। तो एक लाइन इसमें हम लोगों को याद रखना, संरचना और गठन में ये कहा गया है कि विधान परिषद की अनुच्छेद भी लिख लीजिएगा 171, ये कहा गया कि जिस राज्य में विधान परिषद है और जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है उसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया कैसे बनेगा कैसे बिगड़ेगा, लेकिन विधान परिषद जब बन गया तो वहाँ उस विधान परिषद में कितना सदस्य होंगे, इसके लिए ये कहा गया है कि जिस राज्य में विधान परिषद बनेगा उस राज्य के विधानसभा का सीट देखिए कितना है, और उस राज्य के विधानसभा के सीट के सभी सीट का 1/3 से अधिक सीट नहीं रखना। 1/3 से, मान लीजिए किसी XYZ मैंने राज्य का ले लिया, यहाँ के विधानसभा को ले लिया, यहाँ विधानसभा को ले लिया और ये अपना विधान परिषद बनाया है, अभी हाल ही में विधान परिषद बनाया। अब ये कह रहा है कि हमारे विधान परिषद के सदस्य कितना होंगे, सदस्य कितना होंगे, तो हमारा संविधान ये कहता है कि बताओ तुम्हारे विधानसभा में कितना है, तो कहेगा हमारे विधानसभा में 100 गो है, तो कहा जाएगा इस 100 का 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य से अधिक तुम्हारे विधान परिषद में सदस्य नहीं होंगे, और किसी भी कीमत पे ये भी कहा गया किसी भी कीमत पे 40 सदस्य से कम नहीं होंगे, 40 सदस्य से कम नहीं होंगे। यानी कि इसके पास सीट इतना हो, 100 सीट है तो बात बन जाएगा। अगर कम सीट वाले जो विधानसभा होंगे वहां पे अगर 1/3 निकाला जाएगा, 40 से कम आएगा, तो कहा जाएगा कि तुम्हारे यहाँ विधान परिषद नहीं बन पाए। यानी विधान परिषद में सदस्य कितना चाहिए, तो हमारा संविधान कहता है कि जिस राज्य में विधान परिषद के सदस्य को तय करना, उस राज्य के विधानसभा में देखो कितना सीट है, उस सीट के 1/3 से अधिक यहाँ नहीं होना चाहिए और 40 से किसी कीमत पे कम नहीं होना चाहिए। ये बात आप याद रखिए। फिर इसके बाद हम लोग इसमें तीसरी बात देखते हैं। इसमें तीसरी बात, जो विधान परिषद बन गया है जिसमें सीट संख्या निर्धारित हो गया, उसमें जो सदस्य आएंगे उन सदस्य की योग्यता क्या होगा, उन सदस्य की योग्यता क्या होगा, ये तीसरी बात आपको मैं बता रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है, किसी भी सदन के सदस्य की योग्यता को जानने के लिए बड़े आसान बात है। सबसे पहला सरकारी रेट वाली बात का है, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक, पहली बात। दूसरी बात, उम्र यहाँ पे 30 वर्ष उम्र चाहिए, जो राज्यसभा में होता है वहीं विधान परिषद में होता। तो उम्र कहा जाएगा कि 30 साल का उम्र हो, भारत का नागरिक हो, और सक्षम अधिकारी जो होगा उसके समक्ष उसको शपथ लेना पड़ेगा सदस्य होने के। इसके बाद ये कहा गया कि संसद के द्वारा निर्धारित उसको योग्यता पालन करना पड़ेगा, जैसे पागल ना हो, दिवालिया ना हो, लुच्चा ना हो, ऐसे लफंगा टाइप, ये क्या बोलते हैं उसको सब, पागल दिवालिया, पागल मतलब वो तो मेंटल ही समझ रहे हैं, दिवालिया मतलब भगौड़ा उसको कहते हैं, भगौड़ा।
सरकारी संपत्ति लेके भागा ना हो और किसी न्यायालय में 2 साल से ज़्यादा की सज़ा ना काटा हो। ये संसद निर्धारित करती है। तो आपको इसमें से मुख्य रूप से यही याद रखना, सबसे ज़्यादा यही पूछता, या अदालत वाला पूछता है कि कितने समय तक, तो 2 या उससे ज़्यादा वर्ष की अवधि तक किसी न्यायालय द्वारा उसको सजा न मिला हो तो विधान परिषद का सदस्य बन सकता है। बस 3 ही मुख्य याद रखिए, बाकी कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। अब चौथा बात इसमें याद रखिए कि जो विधान परिषद है उसके सदस्य का चुनाव होता कैसे। तो इसके सदस्य का चुनाव मल्टी डायमेंशनल होता है, जनता प्रत्यक्ष नहीं करते हैं। तो सदस्य का चुनाव जो होता है वो याद रखिएगा अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष, एक तरह से अप्रत्यक्ष कह सकते हैं। कैसे? क्योंकि वहाँ मुख्य जनता सीधे सीधे नहीं जाते हैं, कुछ हद तक जनता जाती है, कुछ हद तक जनता जाती है। तो इसको ऐसे लिखिए, इसको ऐसे लिखिए, जिन जिन क्षेत्रों से जाते हैं, कौन कौन क्षेत्र जाते हैं फिर मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात, विधान परिषद का सदस्य चुनने के लिए 4-5 क्षेत्रों से लोग जाते हैं। सबसे पहला क्षेत्र यह है कि जो स्थानीय निकाय होते हैं, जैसे मैंने पढ़ाया था नगर पालिका, ग्राम पंचायत, तो यहाँ से जिला परिषद, यहाँ से जो स्थानीय निकायें होती हैं, ये स्थानीय निकायों को चुनने का अधिकार होता है, लेकिन पूरे सदस्य नहीं। पूरे सदस्य का केवल और केवल 1/3 सदस्य ये चुन सकता है। 1/3 सदस्य यानी 100 गो लोग हैं, तो इसमें से केवल 100 लोग में से 33 आदमी के चुन सकता है। 33 आदमी को चुन सकता है कौन? स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय मतलब ग्राम पंचायत, नगर पालिका, जिला परिषद, ये चुन सकता है। दूसरा कौन और इसमें वोट डालेगा? 33 तो निकल गए। बाकी जो इसमें कहा गया है कि जो विधानसभा होता है, जिस राज्य में विधान परिषद है उस राज्य का विधानसभा के जो सदस्य होंगे वो 1/3 सदस्य चुनेंगे। यानी कि विधानसभा सदस्य द्वारा ये कितना चुनेंगे? विधानसभा सदस्य द्वारा ये भी 1/3। तो इसमें का 100 का 33 और निकाल दीजिए, ये विधानसभा सदस्य चुन दिए। अब इसके बाद कहा गया है कि उस राज्य में माध्यमिक शिक्षा में परिषद में पढ़ाने वाले जो लोग होंगे, माध्यमिक शिक्षक जो होंगे, और वो भी माध्यमिक ऐसे शिक्षक जो 3 साल तक सेवा दे चुके हों, यानी कि तीसरी सी में क्या आएंगे? माध्यमिक शिक्षक। और ये माध्यमिक शिक्षक कैसे होंगे? जो 3 वर्ष कार्यरत हो, 3 वर्ष पढ़ा चुका हो, इनको कहा गया कि ये माध्यमिक शिक्षक। लेकिन ये 1/3 नहीं, ये बहुत कम वो करते हैं। कितना? 1/12। फिर इसके बाद डी को देखा जाए तो माध्यमिक शिक्षक के अलावा जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं बच्चे, ग्रेजुएशन स्नातक जिसको कहते हैं, BA BSc BTech BCom, ऐसे ग्रेजुएशन की डिग्री ले चुके हैं, तो ऐसा विद्यार्थी जो ग्रेजुएशन डिग्री लिए हुए जिसको 3 साल हो गया हो, मतलब 2000 मान लीजिए 23 में लिया है तो 24, 25, 26 के बाद ही उसको मौका मिलेगा वोट डालने का। यानी 3 साल उसको हो चुका हो ग्रेजुएशन किए हो, तो 3 वर्ष पुराने लिखेगा, पुराने स्नातक बच्चे जो होंगे ये कितना चुनेंगे? ये भी 1/12। और ई में आपको याद रखना है राज्यपाल द्वारा मनोनीत, राज्यपाल मनोनीत भी करता है, तो राज्यपाल द्वारा मनोनीत कितना होंगे वो लिख लीजिएगा 1/6। इस तरह से देखा जाता है 1/3, 1/12, 1/12, 1/6 यहाँ से सदस्य चुन करके जाते हैं विधान परिषद में। तो ये सारे सदस्य मिल करके हो जाते हैं। टोटल 100 सदस्य अगर हैं मान लीजिए किसी विधान परिषद में, तो इन क्षेत्रों से उनका चुनाव करके उनको भेजा जाता है। सदस्यों का चुनाव देखें। अब ये सदस्य जाएंगे तो कितने समय के लिए जाएंगे, इनका कार्यकाल क्या होगा? अगली बात हम लोगों का कौन से नंबर का? हम लोगों ने अभी क्या देखा? चौथे नंबर को देखा। तो अब 5वें नंबर हम लोग देखते हैं क्या? सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। हम केवल रिवीजन आपको करवा रहे हैं, केवल रिवीजन। तो विधान परिषद के कार्यकाल में सबसे पहली बात यह जाना, राज्यसभा की तरह ये अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन का मतलब ये होता है, अस्थाई सदन इसका मतलब ये होता है कि यह कभी भंग नहीं होता, यह कभी भंग नहीं होता, लेकिन सृजन उत्साजन होता, भंग नहीं होता। खत्म कर दिया जाएगा लेकिन भंग नहीं होगा, उसका अस्तित्व मिटा दिया जाएगा लेकिन वो भंग नहीं हो सकता। तो जब अस्थाई है, भंग नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है इसका कार्यकाल क्या होगा? अनिश्चित होगा। जब तक जिंदा है तब तक उसका कार्यकाल है। यानी कि इस विधान परिषद का कार्यकाल कोई पूछत कहिएगा यह स्थायी सदन है, भंग नहीं होता, इसका कार्यकाल अनंत है।
जब तक जिंदा है तब तक है। हाँ, ये कह सकते हैं कि इसमें जो सदस्य जाते हैं उन सदस्यों का कार्यकाल, सदस्यों जो ये सदस्य लोग चुन चुन के जा रहे हैं, ये जो सदस्य 1/12 1/3 वगैरह वगैरह जो जा रहे हैं, इनका जो कार्यकाल होता है, सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, वो कहा गया है कि ये होगा 6 वर्ष के लिए। और इसमें से 1/3 सदस्य ऐसे होंगे जो हर 2 साल के बाद 6 साल पूरा कर लिए रहते हैं, उनको हटा दिया जाता है। फिर जैसे हटा जाएगा तो वहाँ 1/3 नया भर लिया गया। फिर चौथे साल, फिर 2 साल के बाद क्या होगा, 1/3 हटा जाएगा, फिर नया भर लिया जाएगा। फिर 1/3 2 साल के बाद हटा जाएगा, फिर नया भर है। अब जो पहले नंबर पे 1/3 हटे, जैसे मान लीजिए 1/3 यहाँ हटे, 1/3 हटे और 1/3 यहाँ से हट रहे हैं और यहीं ला के फिर 1/3 भर लेगा। ये 2 साल पे, 2 वर्ष की ये बात है। फिर 2 साल के बाद क्या हो रहा, फिर 1/3 हट रहे हैं, फिर 1/3 भर लिए। फिर 2 साल के बाद क्या हो, 1/3 हटे, 1/3 फिर भर लिए। अब देखिए, अब अगला 2 साल जब आएगा, जब हटेंगे तो हाई जो होगा 2 4 यहाँ बैठा है तो 2 4, ये छठा साल जैसे आएगा तो इसको हटा दिया जाएगा, फिर भर लिया जाएगा। फिर इसका नंबर आ जाएगा, ये हट जाएगा। फिर अगले 2 साल के बाद इसका नंबर आ जाएगा, फिर अगले 2 साल के बाद इसका नंबर आ जाएगा। ऐसे एक क्रम चलता रहता। तो इसमें एक बात आपको क्या याद रखना, एक बात ये याद रखना है कि सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और 1/3 इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष पे क्या होते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये जो सेवानिवृत्त होते हैं ये ऐसा नहीं है कि 2 साल पे हट गए, ये अपना 6 साल कार्यकाल पूरा कर लिए रहते हैं, ऐसे लोग होते हैं, ये बात आप याद रखें। फिर इसके बाद इसी में 5वें के बाद 6ठे नंबर हम लोग देखते हैं इसका अधिवेशन। तो किसी भी सदन का अधिवेशन पूछे, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, एक ही याद करिए, सब जगह लागू करिए, कुछ बदलना नहीं है। क्या, साल में कम से कम 2 बार होना चाहिए। लोकसभा राज्यसभा में मैंने बताया साल में कम से कम कितना होना चाहिए, कम से कम 2 बार, कम से कम साल में 2 बार। और दोनों अधिवेशन के बीच में कितना समय का अंतर नहीं होना चाहिए, 6 माह का। साल में कम से कम 2 बार अधिवेशन होना चाहिए और दोनों अधिवेशनों के बीच में 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब प्रथम अधिवेशन की अंतिम तिथि, दूसरे अधिवेशन की शुरुआती तिथि के बीच में 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। 6ठे नंबर पे विधान परिषद में ये बात याद रखें। फिर 7वें नंबर पे हम लोग देखते हैं कि जो सदस्य होते हैं उनका शपथ और प्रतिज्ञान की व्यवस्था क्या है। इसमें क्या है, शपथ प्रतिज्ञान, जो सदस्य होते हैं वो राज्यपाल के ही समक्ष शपथ ले लेते हैं। विधान परिषद के जितने सारे सदस्य होते हैं वे सदस्य क्या होंगे, राज्यपाल के ही समक्ष शपथ ले लेते हैं, या राज्यपाल के द्वारा नियुक्त कोई सक्षम अधिकारी है तो उसके समक्ष वो शपथ धारण करके गद्दी पे बैठ सकें। अगर शपथ धारण नहीं किए हैं तो याद रखिएगा, सदन में उनको, सदन के बैठक में उनको हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। सदन में अगर मतदान होगा तो उनको मत देने नहीं दिया जाएगा। सदन का जो विशेषाधिकार होगा वो उनको विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा, इसलिए शपथ लेना उनको जरूरी है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं 8वें नंबर पे कि जो सदस्य होते हैं उनके वेतन और भत्ता के बारे में। उनका वेतन भत्ता कैसे, कहाँ से आता। तो वेतन भत्ता जो होगा जाहिर सी बात है राज्य की संचित निधि से ही दिया जाएगा। निर्धारित कौन करेगा, तो ये राज्य की संचित निधि से ही दिया जाएगा। राज्य संचित निधि से वेतन भत्ता दिया जाता है, संचित निधि से। निर्धारण कौन करेगा, तो राज्य विधानमंडल करेगा, राज्य विधान मंडल करेगा। जैसे राज्यसभा के सदस्यों का वेतन भत्ता केंद्र की संचित निधि, निर्धारण संसद करती थी, तो यहाँ राज्य विधानमंडल करेगा, ये बात याद रखिएगा। और उनको भी पेंशन का कोई प्रावधान नहीं था, इनको भी पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है। और जब तक सेवा में रहेंगे तब तक सेवा के समय कोई कटौती वटौती नहीं किया जाएगा। फिर इसके बाद देखा जाए, इसके बाद इसमें अगला बात जो है 9वें नंबर पे जो इसमें बात सीखना आपको, वो सीखना कोर्रम कितना चाहिए या गणपूर्ति के लिए कितना सदस्य है, यानी कम से कम कितना सदस्य चाहिए कि इसकी बैठक हो सकती है। तो इसमें आपको बस ये याद रखना है 1/10 सदस्य आपको याद रखना है। विधान परिषद के कोरम या गणपूर्ति के लिए आपको याद रखना है 1/10 सदस्य तो उस सदन के कम से कम चाहिए किसी काम काज को करने के लिए, कोरम या गणपूर्ति के लिए। फिर इसके बाद हम लोग 10वें नंबर पे चलेंगे। तो 10वां नंबर जो हम लोगों को जानना है वो जानेंगे हम लोग पदाधिकारी। पदाधिकारी, तो पदाधिकारी में जैसे मैंने लोकसभा विधानसभा पढ़ाते समय आपको बताया था, वैसे यहाँ भी पदाधिकारियों के बारे में हम लोग जानेंगे। मान लीजिए विधान परिषद है सपोज करिए, और इस विधान परिषद में सपोज करिए ये सब के सब क्या हैं, सब सदस्य हैं। ये सदस्य कहाँ से आए,
तो मैंने अभी बताया 3 साल के पुराने स्नातक वाले, मास्टर हुए 3 साल पुराने, फिर विधानसभा सदस्य हुए, स्थानीय निकाय हुआ, राज्यपाल द्वारा मनोनीत हुआ, ये सब जाएंगे। उसके बाद इसमें एक ये बना लीजिए, फिर उसके बाद उसमें एक ये बना लीजिए, फिर इसके बाद ये ले लीजिए एक और। अब हम लोग देखते हैं विधान परिषद के सब सदस्य हुए, ये सदस्य कहाँ से जाएंगे, तो आपको कहना ये सदस्य जाएंगे कहाँ से, यहाँ से जाएंगे, यहाँ से ये सब सदस्य इन क्षेत्रों से जाएंगे। ठीक है, गए, बढ़िया, जाके बैठ गए, अच्छी बात है। अब ये सदस्य आपस में चुनाव करेंगे, चुनाव करके क्या करेंगे, एक बनाएंगे अध्यक्ष, विधान परिषद में जो होगा कहेंगे सभापति, एक बना देंगे सभापति, और दूसरा क्या बना देंगे, उपसभापति, और इसमें एक और होगा जो सीनियर होगा उसको मतलब वरिष्ठ कह सकते हैं, वरिष्ठ सदस्य एक होगा, तो उसको हम ऐसे ले लेते हैं, इसको हम कह लेते हैं वरिष्ठ सदस्य एक होगा, वरिष्ठ सदस्य होगा। ठीक, सभापति क्या होगा, उपसभापति क्या होगा, और वरिष्ठ सदस्य क्या होगा, सब के सब सदन के सदस्य होते हैं और सदन के सदस्यों के द्वारा इनको चुना जाता है। पदाधिकारी में सबसे पहले सभापति को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात ये जानेंगे विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं अपने बीच से एक सभापति का चुनाव करेंगे। सभापति क्या करता है, सदन की सारी कार्यवाहियों का भागीदारी निभाता है, सदन में किसको क्या सवाल पूछना है वो तय करता है, किसको क्या नहीं पूछना तय करता है, सबको समय देता है कि किसको कब सवाल कौन सा पूछना है, सदन की मर्यादा को बनाए रखने के लिए अधिकार देता है। सदन के जो नए सदस्य आते हैं उन नए सदस्यों के त्यागपत्र को स्वीकार करता है, जो नए सदस्य जो होते हैं उनके त्यागपत्र को स्वीकार करता है, जो नए सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाने का काम करता है, ऐसे तमाम सारे काम काज करता है और साथ ही साथ निर्णायक वोट देने का काम करता है। ये सारी बातें आप रिकॉल करते चलिएगा, रिवीजन करते चलिए। इसके अलावा जो उपसभापति होता वो उपसभापति वो भी सदन के सदस्यों द्वारा चुन के आता है। ठीक, उसके बाद सदन के जो सभापति होते हैं अगर गलती से गद्दी खाली कर दिए तो उपसभापति उनका कार्यकाल संभालेगा। जब उपसभापति सभापति बन जाएगा तो सभापति के सारे सारे कर्तव्य का निर्वहन करता है, A to Z। सदन की मर्यादा बना के रखना, सवाल पूछने के लिए समय देना, किसको कौन सवाल पूछना तय करना, ये सारी बातें तय करता है। उपसभापति जो होगा अगर अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो सभापति को दे देगा, सभापति त्यागपत्र देना चाहता है तो उपसभापति को दे देगा। ये सारी बातें याद रखना। अगर सभापति उपसभापति दोनों गद्दी पे बैठ के अवैतनिक गतिविधियों का प्रयोग करते हैं तो 14 दिन की पूर्व सूचना देकर विधान परिषद के द्वारा उनको क्या किया जा सकता, हटाया जा सकता। ये भी बात आपको यहीं पर याद रखना। तो ये सारी बातें पदाधिकारियों से संबंधित जो सभापति उपसभापति उनसे ये सारी बातें आपको याद रखना। फिर मैं इसमें आपको बताता हूँ जो 11वें नंबर पर है वो बताता हूँ विधान परिषद की कार्य क्या होती है और शक्तियाँ क्या होती हैं, इसके बारे में। विधान परिषद का कार्य क्या होगा, शक्तियाँ, ये केवल हम लोगों का रिवीजन करने से इंटेंशन है, रिवीजन। तो आप याद रखिएगा, बहुत सारी चीज़ों को यहाँ हम लोग लेकर नहीं चलेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 1 लाइनर जितनी बातें आपको सब के सब बातों को बताऊँ। तो कार्य शक्तियों में देखा जाए तो इसमें सबसे पहला शक्ति कार्य जो होता है वो होता है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति रखता है, कार्यपालिका संबंधी शक्ति रखता है, इसके पास है। वित्तीय शक्ति रखता है, वो भी इसके पास है। इसके अलावा भी बहुत सारी शक्ति इसको दिया गया है। तो विधान परिषद की शक्तियों में सबसे मुख्य शक्ति जो हम लोग देखेंगे वित्तीय शक्ति, कार्यपालिका शक्ति और विधायी शक्ति, ये 3 शक्ति हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं क्या होता है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति को अगर ध्यान दिया जाए, विधान परिषद की विधायी शक्ति क्या होती है, अगर इसको एक नज़र डाला जाए तो हम ये कह सकते हैं विधायी शक्ति में, मैंने आपको बताया था कि अगर राज्य विधानमंडल किसी साधारण विधेयक को बनाती है, मान लीजिए राज्य विधानमंडल यहाँ पर है, राज्य विधान मंडल है, इसके 3 अंग रख लीजिएगा, राज्यपाल, फिर इसके बाद विधानसभा, विधान परिषद, विधानसभा इधर कर लीजिए, इधर कर लेते विधान परिषद, तो इसकी विधायी शक्ति क्या है, इसकी विधायी शक्ति विधान परिषद की ये है कि विधानसभा अगर किसी साधारण विधेयक को देता है तो ये पहली बार में 3 महीने तक रोक सकता है, फिर दूसरी बार इसको देगा 1 महीने रोक लेगा, यानी 3 + 1 = 4। विधान परिषद अपनी विधायी शक्ति में किसी साधारण विधेयक को
कितने समय तक रोक सकता है? 4 माह तक। ये इसकी विधायी शक्ति है। 4 माह के बाद ये कुछ माने ना माने उससे कोई मतलब नहीं, ये विधेयक सीधे ट्रांसफर कर दिया जाएगा राज्यपाल को। फिर राज्यपाल क्या करेगा, ये मैं राज्यपाल पढ़ाते समय आपको बता दिया हूँ कि राज्यपाल की मर्जी उस विधेयक पे सहमति दे देगा, कानून बन जाएगा। सहमति ना दे, नहीं बनेगा, पुनर्विचार के लिए भेज दे तो दोबारा आएगा तो मानने के लिए बाध्य है, या राष्ट्रपति को क्या कर दे, आरक्षित कर दे अनुच्छेद 200 के तहत। ये राज्यपाल पढ़ाते समय बता। फिर आरक्षित करेगा, राष्ट्रपति के पास चला जाएगा, फिर राष्ट्रपति की पावर आ जाएगी। तो मैंने राष्ट्रपति पढ़ाते समय बताया, तो वो सब बातें नहीं बताएंगे यहाँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ, वो बता चुका हूँ मैं राष्ट्रपति में ही आपको। और यहाँ देखेंगे हम लोग विधानमंडल की जो विधान परिषद की जो विधायी शक्ति है, उसमें एक शब्दों में बस आप ये कहेंगे कि अगर राज्य विधानसभा के द्वारा कोई साधारण विधेयक पारित किया जाता है तो विधान परिषद उस साधारण विधेयक को पहली बार में 3 माह, दूसरी बार में 1 माह, यानी कुल मिला के 4 माह तक अपने पास रोक सकती है। 4 माह के बाद विधान परिषद की अधिकार जो होता है उस विधेयक से समाप्त हो जाता है। विधानसभा 4 महीने बाद उस पर दादा बन जाते हैं। विधानसभा उस विधेयक को सीधे राज्यपाल के पास ट्रांसफर कर देगी। बाकी राज्यपाल उस पर सहमति दे ना दे, पुनर्विचार के लिए भेजे, आरक्षित करे, ये तो मैं उधर आपको पढ़ा के समझाया हूँ। विधेयक कैसे बनता है राज्यपाल के ही संबंध में मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से विधायी शक्ति होती है। विधायी शक्ति में अगर कोई आपसे कहे तो विधायी शक्ति में आपको ये याद रखना है कि विधान परिषद की विधायी शक्ति पे विधेयक को 4 महीने तक रोकने का अधिकार है। अब मैं आपको क्या बता देता हूँ, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसकी वित्तीय शक्ति क्या है। विधायी मैंने बता दिया, वित्तीय, फिर मैं कार्यपालिका बताता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी वित्तीय शक्ति क्या है। तो अगली बात हम लोग ये देख लेते हैं, इसकी वित्तीय शक्ति क्या है, वित्तीय शक्ति क्या है। तो फिर वही बात हम लोगों को समझना, फिर वही बात समझना, कौन बात जो हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ समझिएगा, विधान परिषद के पास अगर कोई धन विधेयक जाता, फिर वही मॉडल कर लीजिएगा, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, और इधर कर लीजिएगा राज्यपाल, राज्यपाल, और इधर कर लीजिएगा विधानसभा, विधानसभा, इधर कर लीजिएगा विधान परिषद, विधान परिषद। अब ये धन विधेयक वित्तीय संबंध यानी धन विधेयक की बात अब हो रहा, अब धन विधेयक है, वो तो साधारण विधेयक था, अब इस पे हम बात कर रहे हैं। तो विधानसभा क्या करेगा, विधानसभा क्या करेगा, इसको पहले देगा तो ये 14 दिन पहले रोक सकता है, फिर दोबारा अब नहीं देगा, 14 दिन की इसकी अधिकार है। उसके बाद ये विधेयक चला जाएगा राज्यपाल के पास, फिर राज्यपाल इसमें सहमति दे या सीधे आरक्षित करे। किसको आरक्षित करेगा, राष्ट्रपति को। अब फिर राष्ट्रपति के पास गया तो ये मैं वहाँ पढ़ाते समय आपको बता दूँ। यानी कि यहाँ देखा जाए तो वित्तीय शक्ति के अंतर्गत क्या है राज्य विधानमंडल में कि विधानसभा किसी अगर वित्तीय विधेयक को, वित्त विधेयक को विधान परिषद के पास देती है तो विधान परिषद का केवल और केवल औकात क्या है कि उस विधेयक को 14 दिन अपने पास रोक सकता है। 14 दिन के बाद विधान परिषद की जो क्षमता होती है वो समाप्त हो जाती है और विधानसभा सीधे ट्रांसफर कर देगा राज्यपाल को। अब राज्यपाल सहमति देगा, कानून बनेगा, नहीं देगा आरक्षित कर देगा राष्ट्रपति के पास। फिर वो कहानी मैं आगे बताया हूँ कि फिर वो अब दौड़ाना शुरू करेंगे, सब सहमति दे या सहमति सीधे नहीं देगा। तो इतनी सारी बात है आपको याद रखना है। फिर मैं आपको ये बता देता हूँ इसमें तीसरी बात, अब मैं बता देता आपको कार्यपालिका संबंधी शक्ति विधान परिषद की सरसरी निगाह से, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं कार्यपालिका संबंधी शक्ति को। तो तीसरा समझ लीजिएगा कार्यपालिका संबंधी शक्ति क्या है। तो विधान परिषद की कार्यपालिका शक्ति को अगर समझना तो आप ये कह सकते हैं विधान परिषद जो होता है वो विधान परिषद के सदस्य जो होते हैं वो मंत्रियों से अगर चाहें तो प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर विधान परिषद के सदस्य मंत्री से सवाल पूछ रहे हैं, मंत्री सवाल दिया और उस पर विधान परिषद के सदस्य को कोई और सवाल पूछने की इच्छा हुई यानी पूरक प्रश्न, तो वो भी पूछ सकता। यानी विधान परिषद के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, फिर पूरक प्रश्न भी पूछने का अधिकार है। सरकार की आलोचना कर सकते हैं, सरकार की आलोचना करके सरकार नहीं गिरा सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। केवल सरकार की आलोचना कर सकते हैं और किसी भी अगर सरकार की प्रस्ताव में अगर वोटिंग चल रही है कि सरकार अच्छा या बुरा, जैसे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति आ जाती है तो विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाएगा तब तो सरकार गिर जाएगा। लेकिन विधान परिषद में अगर कोई ऐसी घटना घटित दिखाई देती है तो सरकार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस सरकार की आलोचना होकर के रह जाएगी। तो इतनी बात आपको याद रखना है, किससे, विधान परिषद से संबंधित आपको इतनी सारी बातें याद रखना। मैंने ये सारी बातें आपको बताया
विधान परिषद से। यानी विधान परिषद में मैं आपको क्या क्या बताया, विधान परिषद में राज्य विधानमंडल को समझाने की कोशिश किया, किस किस जगह पे ये मैंने बता दिया। फिर मैंने सृजन उत्साधन कैसे होता है, योग्यता चुनाव वगैरह जो भी है, ये कार्यकाल अधिवेशन। फिर मैंने आपको शपथ, वेतन भत्ता, कुर्रम, गढ़पूर्ति, पदाधिकारी, कार्य शक्ति, विधायी, कार्यपालिका और वित्तीय में मैंने विधायी बता दिया। फिर मैंने कार्यपालिका वित्तीय बता दिया और मैंने कार्यपालिका बता दिया। अब हम लोग पढ़ते हैं अगला इसमें विधानसभा। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा विधानसभा। ये हम केवल और केवल आपको रिवीजन करा रहे हैं। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि केवल और केवल मेरा उद्देश्य है रिवीजन कराना। बाकी डिटेल की क्लास जब चलेगी तो वहाँ मैं आपको बताऊँगा। अब हम लोग कहाँ आ गए, विधानसभा के पास। यानी अब हम लोग यहाँ पढ़ने आ गए। मैं एक बार और आपको रिकॉल करवा देता। हम लोग पढ़ने के लिए कहाँ आ गए, हम लोग ये देख चुके हैं। अब हम लोग ये देखने चल रहे हैं विधानसभा। तो ये टॉपिक यहीं कंप्लीट हो जाएगा। विधानसभा हम लोग चल रहे हैं देखने के लिए। तो विधानसभा में सबसे पहले हम लोग ये देख लेंगे, इसके गठन से संबंधित मुद्दों को देख लेंगे, इसका गठन। तो विधानसभा के गठन से संबंधित मुद्दों पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में इसका प्रावधान किया गया, 170 में। और कहा गया कि वयस्क मतदाताओं के द्वारा चुने गए जो लोग होंगे, जो सदस्य होंगे, वो विधानसभा के गठन से संबंधित होंगे। यानी संविधान का अनुच्छेद 170 इसके बारे में कहता है। और वयस्क मताधिकारों से चुने सदस्य, से चुने गए सदस्य इसमें होते हैं, चुने गए सदस्य होते हैं। ये बात याद रखिएगा, वयस्क मताधिकार यानी कि 18 वर्ष के लोगों द्वारा चुन के भेजे गए जो विधायक होते हैं वही विधानसभा में जा कर के बैठते हैं। विधानसभा के कहा गया है कि अधिकतम जो होगी गठन में, अधिकतम संख्या होगा, अधिकतम सीट संख्या जो होगा, अधिकतम सदस्य संख्या जो होगा वो कितना होगा, अधिकतम सदस्य संख्या जो होगा वो कहा गया कि ये 500 हो सकता है, 500। और न्यूनतम में कहा गया न्यूनतम होगा, कितना होगा, तो याद रखिएगा 60 ही होगा। ये सवाल पूछे जाते हैं तो ये याद रखिएगा। गठन से संबंधित ये 3 बात आप याद रखिएगा। 170 में कहा गया कि वयस्क मतदाताओं के मताधिकार के द्वारा चुने गए सदस्य होंगे। विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य और न्यूनतम 60 सदस्य होने का प्रावधान किया गया है। फिर विधानसभा में स्थानों का आरक्षण किया गया। यानी पहली बात हमने देख लिया, अब दूसरी बात हम लोग देख लेते हैं। विधानसभा में जो स्थानों का आरक्षण किया गया है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि क्या आरक्षण का प्रावधान। विधान परिषद में आरक्षण नहीं होता, न तो राज्यसभा में आरक्षण मिलता है, न तो विधान परिषद में। लोकसभा में आरक्षण मिलता है और विधानसभा में। लोकसभा को पढ़ाते समय अनुच्छेद 330 मैंने बताया था SC ST, 331 आंग्ल भारतीय समाप्त, 104वां संविधान संशोधन 2020। तो ऐसे यहाँ एक 330 331 वहाँ देखें, 332 333 यहाँ देखेंगे। बात समझिएगा। तो यहाँ हम क्या देखेंगे स्थानों के आरक्षण में, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 334। जैसे लोकसभा में हमने क्या बताया था, 330 और 331 बताया था। 330 क्या था लोकसभा में, SC ST आरक्षण ये था। और लोकसभा में 331 क्या बताया था, आंग्ल भारतीय आरक्षण, आंग्ल भारतीय। और ये कितने सीट बने बताया था, 2। लेकिन इस प्रावधान को हटा दिया गया 331 वाला, कब, 104वां संविधान संशोधन में 2020 में। ये मैंने लोकसभा पढ़ाते समय बताया था, बस वही चीज उतारिएगा। 330 में जो लोकसभा में था वही 332 में क्या, विधानसभा में। यानी SC ST आरक्षण यहाँ मिलेगा 332 के तहत। तो मैं इसको हटा देता हूँ, इधर जगह लेके मैं लिख देता हूँ। तो अगला हम लोग इसी में इसको देख लेते हैं। 332 को क्या करते हैं, SC ST आरक्षण। विधानसभा में अनुच्छेद 332 SC ST को आरक्षण देता। 333 आंग्ल भारतीय सदस्यों को आरक्षण देता, लेकिन ये आरक्षण अब क्या हुआ है, ये आरक्षण 104वां संविधान संशोधन जो हुआ है 2020 से समाप्त है, 2020 से क्या है, समाप्त है। तो जो हमने 330 331 में बताया था केंद्र में, 332 333 में उसी तरह का राज्य में है। ठीक, अब बचा एक 334 अतिरिक्त बात। ये 334 दोनों के लिए काम करता है, केंद्र राज्य दोनों के लिए। और ये कहता है
कि हर 10-10 साल पे SC ST और आंग्ल भारतीय आरक्षण जो होंगे उनको बढ़ाने या संशोधन करने का अधिकार ये देता। ये कहता है कि SC हुए, ST हुए या आंग्ल भारतीय हुए, इनको कहता है, इनके लिए कहता है कि प्रत्येक 10 वर्ष पर क्या होगा, इसको बढ़ाना या संशोधन की बात करता है। बात समझिएगा, यानी कि जो SC ST आरक्षण और आंग्ल भारतीय आरक्षण की बात चल रही है, तो 334 ये कहता है कि इस आरक्षण को हर 10-10 साल के लिए बढ़ाया जाएगा या उसमें संशोधन किया जाएगा। तो हर 10-10 साल पे बढ़ाने की तो बात चल रही थी, लेकिन 2020 में आंग्ल भारतीय वाला जो कहानी था, इसको खेला ही खत्म कर दिया गया 104वां से। अभी मैंने बताया 2020 में, लेकिन SC ST की खेला खत्म नहीं किया गया, इसको 2030 तक बढ़ा के कर दिया गया। ये बात याद रखिएगा, ये बात आपको याद रखना। तो दूसरी बात मैंने बता दिया, स्थानों का आरक्षण। अब हम बता रहे हैं कि इसके सदस्य जो होते हैं उनकी योग्यताएं क्या होती है। तीसरी बात, यानी विधानसभा के जो सदस्य होंगे उनकी योग्यताएं। तो दो बात सरकारी रेट का आप याद रखिए, क्या, भारत का नागरिक हो, एक सरकारी बात। दूसरी सरकारी बात क्या आपको याद रखना, ये 25 वर्ष जो लोकसभा की उम्र होती है वो विधानसभा के होते हैं, 25 वर्ष की आयु पूरा किया हो, बस दो बात। बाकी इसको भी सक्षम अधिकारी के समक्ष शपथ लेना पड़ेगा और संसद द्वारा निर्धारित जो प्रणाली होंगी इनको भी पालन करना पड़ेगा। जैसे पागल ना हो, दिवालिया ना हो, बवाली ना हो और 2 साल से ज़्यादा का सजा कोर्ट के द्वारा ना काटा हो। तो आपको मुख्य रूप से इसमें 2 बातें याद रखना, 25 साल का उम्र और 2 वर्ष अदालत की सजा ना काटा हो, बाकी सब बराबर है, कोई दिक्कत ना। अब हम लोग देखते हैं चौथी बात विधानसभा में इसके निर्वाचन के, किसका निर्वाचन इसका कैसे होता। तो जैसे विधान परिषद का निर्वाचन बताया, कई जगह से लोग देते हैं, तो विधानसभा में ऐसा नहीं, सीधे जनता चुनती है। जब आता है विधायकी का चुनाव, तो नेताजी लोग जो हैं वो दौड़ा मारना शुरू कर देते हैं, चुनाव चिन्ह वोट दे देना भैया। जीतने के बाद 5 साल ससुरे अपना वाली करते रहते हैं, कोनो भी पार्टी का नेता हो, किसी भी राज्य, किसी भी समय क्षेत्र का। तो ऐसा चलता रहता है। 1-2% बेचारे अच्छे होते हैं, बाकी तो सब वही बागड़ बिल्ले होते हैं। तो निर्वाचन देखा जाए इनका कैसे होता है। निर्वाचन में कहा गया है, इसमें अगर इसकी बात किया जाए तो इसकी निर्वाचन कैसे होती है, जनता के द्वारा किया जाता है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जहां जनता वोट डालती है उसको सीधे सीधे कहेंगे प्रत्यक्ष निर्वाचन हो रहा। और मत जनता जब देने जाती है तो दिखा नहीं देती है ऐसे कि भैया हम वोट डाल रहे हैं आपको, ऐसा नहीं करते हैं। वो क्या करती है, ढक लेती है, ऐसे ढक के देगी वोट, यानी कोई देखे ना, मतलब गुप्त रूप से मतदान होगा। तो ऐसे समझिएगा, निर्वाचन जो होगा प्रत्यक्ष होगा, प्रत्यक्ष चुनाव होगा प्लस गुप्त मतदान होगा। ये 2 बात आपको याद रखना। इसके अलावा वोट कौन डालेगा, सार्वभौमिक मताधिकार होगा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में पहले ये लोग 21 वर्ष के वयस्क माने जाते थे। आज कितने हैं, 18 वर्ष के लोग वयस्क हैं, 18 वर्ष के लोग वयस्क, ये वर्तमान में। लेकिन पहले कई साल के लोग वयस्क थे, पहले 21 वर्ष के लोग वयस्क माने जाते थे, आज 18 वर्ष के लोग हो गए। तब बात ये बनता है कि 21 वर्ष से 18 वर्ष के लिए क्या किया गया, तो उसके लिए 61वां संविधान संशोधन किया गया था। इसको लाने के लिए क्या किया गया था, 61वां संविधान संशोधन किया गया था 1989 में। ये बात आपको याद रखना। यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के जो लोग हैं, 21 साल के लोग, वोट डालते थे पहले। 61वां संविधान सन 1989 में उसकी समय सीमा को घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। 18 वर्ष के लोग अब वोट डालते हैं, और वोट डालने की आज़ादी उनको कौन देता है, भारतीय संविधान का। इन लोगों को जो वोट डालने की आज़ादी देता है वो कौन देता है, संविधान का अनुच्छेद 326 देता है। ये भी बात आप याद रखिए, ये वोट डालने की आज़ादी देता है। यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में आपसे कोई पूछे कौन सा अनुच्छेद है, तो कहिएगा 326 है। पहले वोट डालने वाले लोग 21 साल के थे, अब 18 साल हो। कब से हुआ, 61वां संशोधन 1989 से हुआ। ये सब बात है, और ये समय समय पे बढ़ता घटता रह सकता, कोई निश्चित नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं। अब इसके बाद हम बताते हैं आपको पाँचवीं बात इसमें बताते हैं कि इसकी कार्यकाल क्या होती है, विधानसभा की कार्यकाल।
तो कार्यकाल में आपको ये जानना है, जो लोकसभा में जैसे था, लोकसभा क्या था, तो लोकसभा को कहे हमने कहा कि लोकसभा अस्थायी है, ऐसे विधानसभा भी अस्थायी सदन है। विधानसभा भी क्या है, अस्थायी सदन। अस्थायी का मतलब ये सीधे सीधे हुआ कि ये भंग होता है, भंग होता है। और कोई भी चीज़ अगर भंग हो जा रहा है तो इसका मतलब उसका कोई निश्चित समय सीमा होगा। तो सामान्यतः इसका कार्यकाल क्या है, सामान्यतः जो कार्यकाल है वो कितना है, अगर नई लोकसभा विधानसभा का गठन होता है तो 5 वर्ष तक चलेगा, 5 वर्ष तक, सामान्य तौर पे 5 वर्ष तक वो चलेगा। हाँ, आपातकाल की अगर स्थिति आ जाती है, अगर मान लीजिए आपातकाल आ गया, आपातकाल आ गया, आपातकाल में एक बार में, मतलब एक बार में, एक बार में, एक बार में, आपातकाल के दौरान ऐसे लिख लीजिएगा, आपातकाल में, आपातकाल के दौरान एक वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है, एक बार में। और फिर जब हमेशा एक एक साल के लिए से इसको क्या किया जाएगा, आपातकाल के दौरान विधानसभा के कार्यकाल को 1 साल बढ़ा दिया जाएगा, 6 वर्ष हो जाएगा। हाँ, ये बात है कि एक एक वर्ष की वृद्धि ये की जाती है, हर एक एक वर्ष की वृद्धि होती जाएगी। मान लीजिए आपातकाल ऐसे 2020 में लगा, सपोज करिए 2020 में लगा था, अभी 2023-24 में हम लोग हैं तो यहाँ आ जाए, 2023 में हम लोग हैं, इस पूरा नई दुनिया में आए। 2023 में मान लीजिए किसी राज्य का विधानसभा बन गया, तब तक आपातकाल लग गया, तो विधानसभा को रहना चाहिए था 5 वर्ष, लेकिन कहा जाएगा भैया तुम रहोगे 6 वर्ष, ऐसे कह दिया जाएगा। ठीक, ये अगर चलता रहेगा, मान लीजिए 23 से 24 हो गया, कहा जाएगा तुम रहोगे 1 वर्ष और, यानी कि इस समय से लेके 7 वर्ष रहेगा तो 5 वर्ष, लेकिन एक एक साल ऐसे बढ़ाएंगे जब तक बढ़ता जाएगा। लेकिन जब समाप्त हो जाएगा तो समाप्त तिथि से कहा जाएगा, समाप्त की तिथि से कहा जाएगा कि तुम 6 माह से ज्यादा नहीं बढ़ सकते हो, 6 माह से ज्यादा। जिस दिन समाप्त होगा उस दिन से 6 माह, अगर 5 साल कार्यकाल पूरा कर लिया और उसके बाद मान लीजिए एक विधानसभा है ए राज्य का, और इसको 5 साल के लिए बनाया गया, 5 साल के लिए, और ये क्या किया बेचारा, अपना 4 साल पूरा कर लिया, तब तक आपातकाल लग गया। आपातकाल लगेगा तो 1 साल बढ़ा दिया जाएगा, हो गया इसका 5 साल। लेकिन अभी आपातकाल खत्म नहीं हुआ, फिर 1 साल बढ़ा दिया जाएगा, अभी चलेगा 6 साल के लिए हो जाएगा, अभी खत्म नहीं हुआ, फिर 1 साल बढ़ा दिया जाएगा, तो ये हो गया 7 वर्ष के लिए। अब खत्म हो गया तो जिस दिन खत्म होगा उस दिन से 6 माह तक केवल रहेगा, 6 माह के बाद विधानसभा को भंग करके चुनाव का आदेश दे दिया जाए। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, इसको शॉर्टकट भाषा में ये कहना चाह रहा हूँ, यानी कि एक बार में आपातकाल के दौरान 1 वर्ष के लिए विधानसभा का कार्यकाल बढ़ जाएगा, और आपातकाल की जब समाप्ति होगी, आपातकाल की समाप्ति, आपातकाल इसको मत लिखेगा, आपातकाल की समाप्ति, आपातकाल की समाप्ति के तिथि के बाद 6 माह तक बढ़ा रहेगा, 6 माह तक बढ़ा रहेगा, बस ये आपको, उसके बाद भंग करके नया चुनाव की आदेश दे दिया जाएगा। ठीक, अब इसमें एक बात और इसी कार्यकाल से याद रखना, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उन्होंने 42वां संविधान संशोधन करवाया था 1976 में, और सारे विधानसभाओं का कार्यकाल उन्होंने कर दिया 6 वर्ष। लेकिन आगे चल के जनता पार्टी की जब सरकार आती, मोरारजी देसाई पीएम बनते हैं, तो उन्होंने 44वां संविधान संशोधन करवाया 1978 में, और इन्होंने फिर घटा करके क्या किया, 5 वर्ष कर दिया। लेकिन जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा थी, इसके साथ ये अपवाद था, जम्मू कश्मीर जो था वो अपवाद था, जम्मू कश्मीर जो था वो अपवाद था, वहाँ पे 6 वर्ष ही चला। लेकिन इस 6 वर्ष को 2019-20 में क्या किया गया है, 19-20 में जब वो 35 से और 370 की बात आई, तो वहाँ की भी व्यवस्था को ख़त्म करके जम्मू कश्मीर में भी क्या किया गया, 5 ही वर्ष कर दिया गया। तो कार्यकाल से आपको कुछ याद रखने वाली इतनी सारी बातों को याद रखना जो आपके प्रतियोगी परीक्षा से ताल्लुकात रखता। तो 2019 में इसको क्या करिएगा, याद रखिएगा। 2019-20 का मतलब ये हुआ कि 19 की ये घटना है, 1 साल आगे हम लोग ऐसे लिखते रहते हैं। ठीक, 5वां नंबर की मैंने आपको बात बता दी। अब मैं बताता हूँ 6ठे नंबर की बात। इसमें वेतन भत्ता से विधानसभा के जो लोग होते हैं, 6ठे नंबर की बात में वेतन भत्ता आपको याद रखना, वेतन भत्ता, यहाँ से भी आपके सवाल बन सकते हैं। तो वेतन भत्ता में हम लोगों को क्या रखना, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनके वेतन और भत्ता जो दिया जाता है वो राज्य विधान मंडल द्वारा निर्धारित किया जाता है। पहली बात, वेतन भत्ता संचित निधि से दिया जाएगा। दूसरी बात, फिर संविधान में पेंशन की कोई बातचीत है नहीं, जैसे विधान परिषद में था। तीसरी बात, और
और इसके बारे में आपको याद रखना, गद्दी के दौरान किसी तरह की कटौती वटौती होती नहीं। तो मुख्य रूप से आपको क्या इसमें याद रखना कि राज्य विधान मंडल द्वारा निर्धारित होता है, निर्धारित, और मिलता कहाँ से है? राज्य संचित निधि से दिया जाता है। और तीसरी बात इसमें उसको याद भी नहीं रखिएगा, बस ऐसे जान लीजिएगा कि किसी तरह की कटौती वटौती इसमें नहीं की जाती है और पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है, ये बात का याद रखें। फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें सातवां बात क्या है? विधानसभा के अधिवेशन। तो विधानसभा की अधिवेशन में आपको क्या याद रखना भाई? तो जो अधिवेशन हर जगह, मैंने आपको बताया, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, सब जगहों के अधिवेशन में बस एक बात याद रखना कि अधिवेशन जो होगा वो साल में कम से कम 2 बार होगा, साल में कम से कम 2 बार होगा। एक बात तो ये याद रखना। दूसरी बात, दोनों बैठकों के बीच में 6 माह से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। ठीक, यानी कि विधानसभा की मान लीजिए आज बैठक हुई, तो आज बैठक 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 50 दिन बाद समाप्त होगी। यानी पहली बैठक की अंतिम तिथि और दूसरी बैठक की शुरुआती तिथि के बीच में 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए और बैठक साल भर में 2 बार जरूर होना चाहिए, ये इसकी शर्त है। और ये हर सदन के लिए लागू होता है, चाहे विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो। एक जगह याद करिए, 4 जगह लागू करिए, हर जगह पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर देखते हैं हम लोग इसमें आठवां बात वो देखते हैं कि शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित सवाल। इसी में विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनके शपथ प्रतिज्ञा। तो शपथ लेने कहाँ जाएंगे? जो विधायक जी लोग होते हैं वो शपथ किसके समक्ष लेते हैं? तो पद ग्रहण करने से पहले ये राज्यपाल के समक्ष शपथ लेंगे और प्रतिज्ञान करते हैं। और ये कहा गया है कि ये शपथ किसके समक्ष लेंगे? राज्यपाल के। जैसे वहाँ राष्ट्रपति के समक्ष लेते थे तो यहाँ राज्यपाल के समक्ष। और जब तक शपथ नहीं लेंगे तब तक उनको सदन के किसी बैठक में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। उनको सदन के किसी कार्रवाई में अगर विवाद छिड़ गई है, वोटिंग चल रहा, वोट नहीं देने दिया जाएगा और सदन के विशेषाधिकारों का हक नहीं दिया जाएगा। इसलिए उनको शपथ लेना जरूरी है। और 9वें नंबर पे देख लीजिएगा इसके कुर्रम और गणपूर्ति। तो हर जगहों पे 9वें नंबर पे क्या देख लेंगे? कुर्रम या गणपूर्ति। तो आप याद रखिएगा, क्या आपको याद रखना? आपको याद ये रखना, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, चारों के लिए कुर्रम और गणपूर्ति की अगर बात किया जाए कि कम से कम कितने सदस्य होंगे सदन की कार्यवाहियों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, तो आपका जवाब एक ही बस होना चाहिए। चाहे कोई भी सदन हो वो होने चाहिए 1/10 सदस्य। ये चाहे कोई भी सदन हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, या विधानसभा हो, या विधान परिषद हो, हर जगहों पे यही चीज लागू होगा। एक याद करिए, 4 जगह लागू करें। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं इसके पदाधिकारी का 10वें नंबर पे। इसके पदाधिकारी तो इसके पदाधिकारी में हम लोग क्या देखेंगे? जैसे वहाँ हम लोग देखे वैसे यहाँ देख लेते हैं। लोकसभा में मान लीजिए विधानसभा, और ये सब क्या है? जनता के द्वारा 18 वर्ष के लोग जो हैं ये चुन के विधायक भेजे। इन विधायकों को विधानसभा में जाके सारे विधायक बैठ गए। ठीक, ये विधायक अपने में मिलजुल के क्या करेंगे? एक सदस्य चुन देंगे, एक सदस्य को निकालेंगे जिसको अध्यक्ष कहा जाएगा, अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष। फिर ये सदस्य अपने ही में से एक चुन लेंगे, इसके चुनाव के बाद उसको कहा जाएगा विधानसभा उपाध्यक्ष। फिर इसमें से सदस्य जो होंगे वही सदस्य क्या करेंगे कि अपने ही में से क्या करेंगे? एक वरिष्ठ सदस्य चुन लेते हैं। लेकिन जो राज्यपाल होगा वो क्या करेगा? राज्यपाल ये मान लीजिए बना देगा एक आदमी को प्रोटेम स्पीकर। ये प्रोटेम किसको बनाएगा? तो इसके लिए कंडीशन है, वो जो सबसे ज्यादा बार चुनाव जीत के आएगा। पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन। पहला कंडीशन ये है कि ज्यादा बार चुनाव जीता हो। अब मान लीजिए 2 आदमी ऐसे हैं जो 4 बार चुनाव जीत के चले गए, तो फंस गया ना बात। अब दोनों में किसको बनाया जाएगा? तो दूसरा कंडीशन लागू होगा, जो सर्वाधिक आयु का हो। क्या मतलब है?
ये मतलब है कि विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर उसी को बनाया जाएगा, चाहे लोकसभा में। जो सबसे ज़्यादा बार उस सदन में चुनाव जीत कर गया हूँ, कोई 2 बार जीत के जाता, कोई 3 बार, मान लीजिए कोनो 4 बार चल गए, तो जो जो 4 बार गया है उस तरह का देखा जाएगा। कोनो और नहीं ना है जो 4 बार आयल है, तो अगर 2 लोग 4-4 बार जीत के चले गए, 2 आदमी 4-4 बार जीत के चले, तो उन दोनों में देखा जाएगा उम्र कौन है के सबसे ज़्यादा, जिसका सबसे ज़्यादा उम्र होगा उसी को बना दिया जाएगा प्रोटेम स्पीकर। ये प्रोटेम साहब क्या करते हैं, नए निर्वाचित सदस्य को शपथ दिलाने का काम करते हैं, और ये अध्यक्ष की गद्दी को भी संभालने का काम करते हैं। अगर नई लोकसभा का गठन हुआ, पुरानी अध्यक्ष नहीं है, तो यही गद्दी संभालने का भी कामकाज करते रहते हैं। प्रोटेम स्पीकर एक सामान्य सदस्य होते हैं, सदस्य की भांति ये कामकाज करते हैं। लेकिन हम लोगों को मेन देखना अध्यक्ष और देखना उपाध्यक्ष, प्रोटेम को भी हटा दीजिए। तो पदाधिकारी में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को मैं बस ऐसे ही आपको समझा दे रहा हूँ, ऐसे ही आपको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को समझा दे रहा हूँ। हर जगह के अध्यक्ष उपाध्यक्ष में एक ही बात आपको जानना, कोई बहुत अंतर की बात आपको ना जाए। सबसे पहली बात, सदन के सदस्य अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों का चुनाव करते हैं, करेक्ट। अध्यक्ष जो होता है सदन का प्रमुख पदाधिकारी होता है। अध्यक्ष जो होगा वो विधानसभा का प्रमुख पदाधिकारी होता है, विधानसभा के कार्यवाहियों का संचालन करने वाला होता है। विधानसभा में किस सदस्य को क्या पूछना चाहिए, ये समय कब पूछना चाहिए, ये समय का निर्धारण करता है। विधानसभा की मर्यादा को बना के रखने के लिए अध्यक्ष जिम्मेदार होता है। ये कहता है विधानसभा की मर्यादा को बना के रखें। सदस्य जो होते हैं उनकी नियुक्ति उनकी त्यागपत्र से संबंधित कामकाज करता है, सदस्यों को शपथ दिलाने का कामकाज करता है। इसके अलावा देखा जाए तो जो अध्यक्ष होता है ये निर्णायक वोट डालने का अधिकारी होता है। निर्णायक वोट अगर विधेयक कोई हो गया, फंस गया, तो अगर मान लीजिए 50 आदमी कह रहे हैं कि कोई काम होना चाहिए, 50 कह रहे हैं विधानसभा में काम नहीं होना चाहिए, मसला गड़बड़ हो गया, ऐसी स्थिति में जब बराबरी का बात चलता हो तो वहाँ निर्णायक वोट कॉस्टिंग वोट का प्रयोग करता है। इसके अलावा ये देखना है कि अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष के कभी भी त्यागपत्र दे के गद्दी छोड़ सकता है। इसी तरह से आपको उपाध्यक्ष से संबंधित याद रख लेना 2-4 बातें। उपाध्यक्ष जो होता है सदन के सदस्य द्वारा चुना जाता है। उपाध्यक्ष जो होता है अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्य का निर्वहन करता है। उपाध्यक्ष जो होता है जब अध्यक्ष के हैसियत से काम करता है तो सारा अध्यक्ष का अधिकार उसको मिल जाता है। उपाध्यक्ष जो होता है वो अध्यक्ष को कभी भी त्यागपत्र दे के पद को छोड़ सकता है। और अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों अगर गद्दी पे बैठ के अगर संविधान का वैतनिक गतिविधियों का प्रयोग करते हुए सदन के सदस्यों को महसूस होते हैं तो विधानसभा जो होगा 14 दिन के पूर्व सूचना पर इनको गद्दी से हटा सकता है। ये बात आपको याद रखना। और वेतन भत्ता पदावधि तो आपको पता ही है, 5 साल की जब विधानसभा चलेगी तो 5 साल के लिए ये लोग होंगे, इससे ज़्यादा होंगे नहीं। बाकी सब सुख सुविधा सदस्य की भांति इनको नज़र से देखा जाता, वेतन भत्ते उसी हैसियत से इनको देखा जाता। तो ये रहा इसका विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित कुछ आपको रिवीजन करने वाली बात है। बाकी विधानसभा का अधिकार क्या क्या है, तो विधानसभा का अधिकार विधायी अधिकार, विधानसभा का वित्तीय अधिकार, विधानसभा का कार्यपालिका संबंधी अधिकार, सब विधानसभा का वही याद रखना जो विधान परिषद का हम लोगों ने देखा है। तो यहाँ मैंने जो बताया है वो विधानसभा का जैसे विधायी अधिकार है, तो विधायी अधिकार विधानसभा का अगर समझना है तो विधानसभा में विधायी अधिकार आप समझ सकते हैं फटाफट क्या, कि विधानसभा का जो विधायी अधिकार है वो ये है कि विधानसभा केवल विधान परिषद का 4 महीना इंतजार करेगा, उसके बाद इनको कुछ नहीं समझेगा, 0/भेली और वो भेज देगा, काम आगे चला जाएगा। फिर वित्तीय अधिकार में मैंने बताया कि विधानसभा जो होगा यहाँ विधानसभा से समझ लीजिए वही सब बातें रहेंगी। तो वित्तीय अधिकार में केवल 14 दिन इनकी सिफारिश करेगा, फिर इनकी वैल्यू 0 समझ के भेज देगा फाइल आगे। फिर कार्यपालिका संबंधी अधिकार को अगर देखा जाए, कार्यपालिका संबंधी अधिकार को, तो कार्यपालिका संबंधी अधिकार को भी विधानसभा सबसे ज़्यादा रखता है। समस्त कार्यपालिका शक्ति तो इसके अंदर ही समझ ही आ गई अगर राज्यपाल की बात को हटा दिया जाए। ठीक, तो ये सारी बातें आपको याद रखना है, ये सारी बातें आपको यहीं पे याद रखना। बाकी 2 मिनट हम बात आपका समय और लेना चाहते हैं। जिस चैनल के माध्यम से हम लोग अपनी पढ़ाई को जारी कर रहे हैं यानी कि नोटबुक IAS, तो नोटबुक IAS सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के लिए टेस्ट सीरीज की श्रृंखला उपलब्ध करवाता है। चाहे आप UPSC के पेपर दे रहे हो, स्टेट PCS का पेपर दे रहे हो, RO दे रहे हो, तो उसके प्रीलिम्स और मेंस से संबंधित सारे प्रैक्टिस अभ्यास करवाए जाते हैं। और ये व्यवस्था नोटबुक IAS के माध्यम से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिलती है। तो अगर दिल्ली के आप
आसपास के क्षेत्रों में हैं तो ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, और दिल्ली से आप काफ़ी दूर दराज के क्षेत्रों में हैं तो आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए आप दिए गए इस नंबर पर संपर्क करके आप अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को आसान बनाने के लिए नोटबुक आईएएस के कंटेंट को आप सहायक रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। बाकी हम लोग जो बातचीत पॉलिटी से कर रहे थे, मैं आपको पहले ही बताया, मैंने आपको विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पूरी बातों को मैंने बता दिया। न्यायपालिका नहीं बताया, विधायिका कार्यपालिका कंप्लीट कर दिया। इसके बाद अब जब मेरी क्लास आएगी तो वहाँ कोशिश करेंगे कि एक ही घंटे में आपको बस रिवीजन करा दूँ न्यायपालिका से संबंधित, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सारी बातों को सरसरी निगाह से। तो इतनी सारी बातों को लेकर चलते रहिए। बाकी डिटेल की क्लास आएगी तो वहाँ सारी बिंदुओं पर मैं पूरी गहराई से बात करूँगा। बाकी मिलता हूँ मैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए लेता हूँ मैं आपसे इजाज़त। बाय, बेस्ट ऑफ लक।